चलिए नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज 2024-25 का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टोटल देखेंगे। आप लोग इसी तरीक़ा से देखते रहिए। सनराइज क्लासेस 247 जो आपका है सभी वीडियो सभी क्लास के लिए तैयार कर रहा है और आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो देखने के बाद ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला समय एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से अच्छा आपका हो सके। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं। मॉडल सेट जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है 2024-25 के लिए, करेंट है, नया है। आपको जो फरवरी में एग्जाम होने वाला उसके लिए जो जारी किया है वह है। देख रहे हैं, देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। मैथ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको कुल 80 नंबर का पूछा जाएगा। कुल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 80 नंबर का होगा और इसके लिए समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। पहले भी इतना ही दिया जाता था, इस वर्ष भी उतना ही दिया जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। और नंबर 1 में कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में अपने शब्दों में ही उत्तर देने में अच्छा होता है और अपने शब्दों में ही देने के लिए बोला है। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, A, B, C, D, और कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। यानी कि आप जब गणित की परीक्षा लिखने जाइएगा तो आपको कुल प्रश्नों की संख्या वहां जो मिलेगा वो 52 मिलेगा, जिसको 4 खंडों में बांटा गया है। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, मतलब 4 को खंड बनाया है और A, B, C, D में इसको बांटा है। तो आगे देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में क्या बताता है कि खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको जो खंड ए पढ़ना है उसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, जिसका 4 ऑप्शन होगा, कोई एक आंसर होगा, वही लगाना है। यह खंड ए में मिलेगा आपको। और खंड बी जो है 31 से लेकर के 38 तक 2 अंकीय प्रश्न है और यह 8 प्रश्न होता है, लेकिन एकरा में आपको 6 प्रश्नों को ही हल करना है। 2 प्रश्न आपको इच्छा से छोड़ देना है। जो सवाल नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है और जो बनेगा 8 में से 6 ही बनाना है। जैसा कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाया है कि 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब 8 में से आपको 6 गो के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान आपको होगा 2 अंक। आप एक अगर सही बनाते हैं 31 से लेकर के 38 तक में 6 गो सवाल बनाना है और अगर एक सही उसमें करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं खंड सी क्या बताता है। खंड सी में प्रश्न 39 से 46 तक है। 39 से 46 तक है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब एकरों में वही हाल है। आपको 6 गो प्रश्न के बनाना है और प्रत्येक प्रश्न आपको 3 अंक निर्धारित हैं। आप अगर 6 गो सवाल बनाते हैं कर में से तो आपको 3 नंबर के हिसाब से आपको 6 गो का नंबर मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो खंड डी है 47 से 52 तक। 47 से लेकर के 52 तक में किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। 47 से 52 तक जानते हैं ना क्या होगा, 47, 48, 49, 50, 51, 52, यानी कि 6 गो प्रश्न आपको 4 गो बनाना है और ये प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर के होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको 52 प्रश्न में से आपको 46 प्रश्न ही बनाना है। 6 प्रश्न को उत्तर नहीं देना है। सब्जेक्टिव जितने भी हैं सभी खंड में से 2-2 क्वेश्चन आपको छूट दिया गया है कि 2 आप अपन इच्छा से छोड़ सकते हैं। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करते हैं। खंड ए के सभी 30 जो प्रश्न हैं उसके लिए आपको देखिए कितना आसानी से बनाया जाएगा। आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके पास कहता है कि px बराबर x² - 27 के शून्यक हैं। a ±9√3, b है +-3√3, c है +-7√3 और d है +-3। कौन आएगा आपको हल करके हम दिखाते हैं। आप लोग वहां अकबक में खाली टिक नहीं मार के आना है, हल कर लीजिएगा। रफ कार्य के लिए आपको जगह वहां दिया जाता है, उसको आप लोग जरूर हल करके देख लीजिएगा तब बनाइएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि x² - 27 बराबर 0 कर देना है। तो x² बराबर हो जाएगा इधर माइनस में 27 है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √27। अब x बराबर क्या हो जाएगा, जब 27 को तोड़िएगा तो 3 तिहाई 9 तिया 27 होता है। अब देखिए तो वर्गमूल में आप जानते हैं कि 2 का जोड़ा लगता है तो बाहर निकलता है, तो +-3 और 1 का जोड़ा नहीं लगा तो हो गया।
यानी कि +-3√3 जो आंसर होगा वही आपको बनाना है। तो देखिए तो इसमें कौन है +-√3, +-3√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप इसको इस तरीका से बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पूछता था कुछ दूसरे विधि से, लेकिन अभी दूसरे तरीका से पूछा है। इसको भी बनाना आसान है। कहता है किसी बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आप जब ग्राफ बनाते हैं, फिर देखिए इस तरीका से ग्राफ आपको बनाना है। आप जब ग्राफ बनाइएगा तो इस तरीका से आप जानते हैं कि ऐसे ग्राफ बनता है, ये वाला होता है एक्स अक्ष, ये वाला होता है वाई अक्ष। ऐसे आप अध्याय 2 में पढ़े होंगे। अध्याय 2 में जो पढ़े हैं, कहता है कि किसी बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। माने इस तरीका से 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतना ही आंसर है। 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका आंसर 3 होगा। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 3 कोई है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नहीं ए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका 3 आंसर है। 3 से अधिक उसमें दिया डी नहीं होगा। ए ऑप्शन होगा कि आप 3 बिंदु पर कटा है तो 3 ही आंसर होगा इसका। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या अनंत हो सकते हैं। काहे कि 2 के बीच में मान चलिए कि यहाँ पर मान चलिए कि 5 है, यहाँ पर मान चलिए कि 6 है। एक बीच में कितनी संख्याएं हैं, बहुत सारे संख्याएं हैं। 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 5.01 5.0 इस तरीका से करते चलिएगा तब आपको अनगिनत हो जाएगा। मतलब एक बीच में कई गो संख्या है, गिन पाना मुश्किल है, इसीलिए हो जाएगा अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा इसको। चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 4 में। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक माने लगातार संख्या, जो 2 लगातार सम संख्या उसका महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो महत्तम समापवर्तक आप जानते हैं कैसे बनता है, आपको दिखा रहे हैं। महत्तम समापवर्तक जो है 2 अंक का जो लगातार हो सम, यानी कि वो ले लेंगे हम 6 है, वो ले लेंगे 8, इसका HCF बताना है। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा तो हो जाएगा 6 2 3 6, यानी कि कट जाएगा, यानी कि HCF कितना हो गया 2। तो 2 लगातार सम संख्याओं का जो HCF होता है 2 होता है, कहीं है हाँ, तो लगा देंगे ऑप्शन नंबर कितना, ये 2 सही है। बी का 2 सवाल नंबर 4 का बी जो है ऑप्शन 2 सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 2 चरों x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो आप जानते हैं कि जब 2 संख्याएं दिया हुआ रहे, x और y का मान ज्ञात करना रहे, तो आप जानते हैं कि x का मान अगर 5 रखते हैं तो y का मान दूसरा आएगा, x के मान 6 रखेंगे तो y का मान और आएगा, x के मान 7 रखेंगे तो y का मान अलग अलग आएगा। इस तरीके से कहा जाए तो इसका जो होगा अनगिनत होगा, इनफिनाइट होगा। आप इसका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कितने अधिकतम हल संभव है, इसका अधिकतम हल अनगिनत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर जो अगला है छठा में कहता है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी, समांतर, समपाती, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि असंगत जब कहता है तो क्या हो जाता है, समांतर होता है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन नंबर है वो कहता है कि x² - 3x + 2 = 0 का मूल है। इसका मूल निकालने के लिए आप जानते हैं कि इसका गुणनखंड तोड़ना होगा। तो गुणनखंड कैसे टूटेगा, आसानी से तोड़ सकते हैं। आप देखिएगा कैसे आसानी से तोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² - 3x + 2 = 0। आप देखिएगा जब इसको तोड़ी गुना करने पर 2x² आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -3x आना चाहिए, तो हो जाएगा x² - 2x - x + 2 = 0। यानी कि दोनों में शामिल है x, तो क्या हो जाएगा x - 2, ये दोनों में क्या शामिल है, ये दोनों में शामिल है कुछ नहीं 1, तो हो जाएगा x - 2 = 0। यानी कि x - 1 बाहर वाला एक साथ हो जाएगा, वो अंदर वाला x - 2 एक साथ हो जाएगा बराबर 0। यानी कि x - 1 बराबर 0 अलग कर देंगे और x - 2 बराबर 0 अलग कर देंगे। यानी x बराबर हो जाएगा प्लस में 1 और x बराबर हो जाएगा प्लस में 2। आप देख सकते हैं कौन ऑप्शन है, देखिए प्लस में 1 नहीं है इसलिए ये वाला नहीं होगा, x बराबर 2 है प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 7वां का ऑप्शन नंबर सी आप लगा लीजिए। 7वां के ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 7वां के ये वाला सही है, आप निकाल सकते हैं जैसे बताए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। देखिएगा 2 लगातार संख्या पूछा है, कहा है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, 2 लगातार भी होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, जिनके वर्गों का योग कितना का है 290। तो आप मान सकते हैं कि दोनों विषम लगातार संख्या जो है वो है एगो x² और एगो है x + 2, तभी ना विषम होगा। अभी दोनों के वर्गों का जो योग है वो 290 है। आप हल करके देख सकते हैं, x² प्लस a + b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, यानी कि x² + 2ab 2ab
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर बराबर 290। अब देख सकते हैं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी की 4x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 290। अब क्या करेंगे कि सब में क्या शामिल है, कॉमन ले लेंगे या इसको कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 290 माइनस में इधर हो जाएगा तो 4, यानी 2x स्क्वायर, दोनों में क्या शामिल है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में शामिल है x, 2 शामिल है तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा बराबर हो जाएगा कितना 286, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 286 बटा 2 काटेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1 4 3 मतलब 143, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, इसको x का मान हमको ज्ञात करना होगा, तो कौन सी संख्या है जिसका गुना करने पर 143 आएगा, जोड़ने घटाने पर 2x आएगा। आप देख सकते हैं कौन ऐसी संख्या है, आप इसको 13 और 15 के गुना करने पर देख लीजिए कितना आता है, 13 गुने 15 नहीं आएगा ये। दूसरा संख्या कोई देखिए, हमको आना चाहिए 143, यानी कि 11 गुने 13 करके देख सकते हैं, 11 गुने 13 तो 13 एकम 13 13 एक 14 143 आ गया, यानी कि 11 और 13 वो संख्या होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आगे वैसे हल भी कर सकते हैं, इसको जब तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 13x माइनस 11x और फिर माइनस में 143 बराबर 0। अब देखिए इसको जब तोड़िएगा दोनों में क्या शामिल है, x शामिल है तो हो जाएगा x प्लस 13, अभी दोनों में शामिल है माइनस 11 तो क्या हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0, यानी कि x माइनस 11 और एगो हो जाएगा x प्लस 13, तो x माइनस 11 बराबर 0 कर लेंगे और ये वाला हो जाएगा माइनस में, अगर इसका आंसर नहीं लेते हैं x बराबर हो जाएगा 11, x बराबर 11 एगो हो जाएगा, एगो लगातार संख्या चलना है तो एगो 13 हो जाएगा, यानी कि 11 और जो 13 है वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, 8वां का ऑप्शन नंबर डी सही है। 8वां का जो ऑप्शन नंबर डी है ये देखिए ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 9वां सवाल, निम्नलिखित में कौन एपी के श्रेणी में है। तो आप जानते हैं एपी, अगर आप पढ़े होंगे एपी में आपको बताया गया होगा कि एपी संख्या कौन होता है। एपी मतलब होता है अल्टरनेट प्रोसेसिंग के कह सकते हैं इसको, या तो क्या उसको होता है जो बराबर डिफरेंस जो बराबर आए, देखिए 2 है और 4 है तो यहाँ कितना बढ़ा 2, 4 और 8 है तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, यानी कि बराबर नहीं बढ़ रहा, ये नहीं होगा। ये आसान से इसी भी देखा जाने वाला, ये नहीं होगा। अब ये वाला देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 के बाद बढ़ गया 3, 2 बढ़ा, 3 के बाद डायरेक्ट बढ़ गया 6, ये भी नहीं होगा। यानी कि वाला देखेंगे ये 10 है माइनस 4 आ गया, माइनस 6 आ गया, यानी कि 4 बढ़ा, अब माइनस 6 के बाद फिर 4 बढ़ेगा तो माइनस 2, यानी कि फिर 4 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। यही एपी के पद में ये भी नहीं है, क्या कि 1 के बाद 3 4 आ गया, 4 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 16 आ गया, मतलब यहाँ 1 से 4 तक में 3 बढ़ा, 4 से 9 तक में 5 बढ़ा, अब 9 से 16 तक में 7 बढ़ गया, यानी कि वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि एक दिया हुआ है एपी 1 4 7 10 के 18वें पद का मान कितना होगा। तो आप लोग देखे होंगे, पहले जब पढ़े होंगे आप लोग अपना क्लास में, तो जयवा पद कहता है सूत्र होता है, 18वां पद पूछा है, यानी कि a 18 पूछा है तो a 18 बराबर सूत्र होता है a प्लस 17d होता है, यानी कि a की जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे और 17 और d कितना कितना बढ़ रहा है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, यानी कि 3 बढ़ रहा है, यानी कि लिख देंगे 1 प्लस 17 51, 51 में 1 जोड़ेंगे तो 52, जो 52 होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 के क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिया हुआ है वह है 16:9, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आप जानते हैं संगत भुजाओं का जब अनुपात पूछे तो इस तरीका से जब रहता देना रहता है, जैसे कि 16:9 कर देंगे, इसको रूट के अंदर कर देंगे, जब इसको 3 यानी कि इसको 4:3 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 4:3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज के भुजा की लंबाई बराबर सूत्र होता है, बताते हैं हम, सूत्र होता है समचतुर्भुज के भुजा बराबर जो होता है वो सूत्र होता है 1/2 अंडर रूट d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर, यानी कि d1 जो कहा जाए विकर्ण तो 1/2 अंडर रूट विकर्ण 1 मतलब 6 के स्क्वायर प्लस विकर्ण 2 मतलब 8 के स्क्वायर, यानी कि 1/2 अंडर रूट 6 6 36 प्लस 8 8 64, दोनों के जोड़ेंगे तो 1/2 अंडर रूट हो जाएगा 100, यानी कि 1/2 गुने 10 5, यानी कि हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 13,
कहता है दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब ग्राफ आप लोग पढ़ते हैं तो इस तरीका से जब बनता है तो जहां पर दोनों अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु होता है तो इसी को तो कहते हैं कौन से, मूल बिंदु। जो क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। या आप ग्राफ में पढ़े होंगे तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो अब 13 के सवाल के जो आंसर हो जाएगा बी, मूल बिंदु ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है कहता y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर किसी बिंदु P स्थित है तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा। बिंदु P के निर्देशांक हो जाएगा, आप जानते हैं कि जब ग्राफ में आप बनाते हैं तो ग्राफ में होता क्या है कि जो अक्ष कहता है वो वाला ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। यानी कि अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 16 नहीं 15 ना, 15 चलना होगा। 15 जो दिया हुआ है बड़ा आसान सा किसे दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉसेक ए का मान क्या होगा। आप इसको बनाने के लिए आप लोग जानते हैं कि आप लोग 8 पॉइंट में पढ़े होंगे कि कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरीका से ग्राफ, इस तरीका से त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। एक में कहता है इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। कहता है कि यदि साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। लंब बटा कर्ण 3/4, यानी कि जो दिया हुआ है ये हो जाएगा लंब यहाँ 3 और 4 हो जाएगा कर्ण यहाँ, यानी कि वाला हो जाएगा आधार। आपके पास आधार नहीं है तो पहले आधार हम लोग ज्ञात करेंगे। आधार ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट हो जाएगा 16 के स्क्वायर, नहीं 4 के स्क्वायर ना है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि रूट में हो जाएगा 7, यानी कि 7 रूट में हो जाएगा। तो कॉसेक ए का मान रूट 7 यहाँ पर लिख देंगे। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल का काप लिख करके बना सकते हैं, लाल बटा का। तो कॉसेक थीटा साइन कॉसेक, यानी कि पूछा है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर जो हो जाएगा, कॉसेक थीटा आप जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा और ये होता है टैन थीटा, तो ये कर उल्टा होता है, यानी कि लंब कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो 4/3 कोई है 4/3, 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आप लगा लीजिएगा 4/3, कर्ण बटा लंब, कर्ण है 4 और लंब है 3, 4/3 आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ये सही है, ये वाला। यानी कि अब 16 बनाएंगे हम लोग, तो 16 में क्या है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होता है से, इसको हल करके बताना है कि क्या होगा, साइन ए कोसे सेक ए कोसेक ए क्या होगा। तो देखिएगा इसको जब हल करेंगे हम लोग तो क्या आता है। सेक ए प्लस tan है, तो सेक ए प्लस tan ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए होता है, तो सेक ए बराबर आप लिख सकते हैं कौन चीज़, 1 बटा कॉस ए प्लस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिएगा क्या होगा, से दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। और जब सूत्र में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको पूछा है कौन सी बराबर, रुकिएगा थोड़ा सा इसको बना देते हैं आप लोग के क्लियर। आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब हमको क्या चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए ए है तो ये लिखेंगे कॉस ए, अभी कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए बच जाएगा, कॉस ए कोई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आएगा कॉस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए हम लोग देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। 17 क्वेश्चन नंबर जो देता है वो देता है, बड़ा आसान सा सवाल है, यहीं पर बन जाएगा। यदि tan ए बराबर √3 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करना है तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, tan ए बराबर
√3 है, तो √3 कितना का मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री के मान। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब कि सीधे खड़े खंभों की ऊंचाई छाया उसकी बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान कितना होगा? कहता है जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान कितना होगा? आप देख रहे हैं, कहा है कि एक, आप जैसे कि आप जानते हैं कि ऊंचाई दूरी पढ़े हैं, कहता है कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। क्या कहता है कि ये वाला और ये वाला छाया है, ऐसे दोनों क्या है? बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा? आप जानते हैं कि लंब बटा जो आधार होता है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि लंब भी एक आधार भी है, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो tan जो होता है 45 डिग्री के मान 1 होता है, तो tan यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे, यानी tan से tan कर थीटा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री है कोई आंसर, यानी 45 डिग्री, यानी कि 20 सही है। चलिए हम लोग बी बना लिए इसको, tan 45 डिग्री होगा। अब अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का कोण याद रखना है कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है, 90 डिग्री का होता है। इस तरीका से यदि आप वृत्त बनाते इसको आधे भाग काटिएगा, यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। यही सवाल पूछ रहा था। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। विश्व यदि दो वृत्तों के केंद्रों का मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य है तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इसको भी याद रखना है कि स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। बस इसको कुछ करना नहीं है, हल नहीं करना, याद रखना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 21 कहता है कि वृत्तों के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में समान होते हैं। वृत्तों के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो गोले का आयतन आप जानबे करते हैं, भुजा के जो होता है गोले का आयतन 4/3πr क्यू होता है, तो दोनों का आप क्या कीजिए कि रूट के अंदर घनमूल निकाल दीजिए, जो होगा आंसर होगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि घनमूल जो है 8/27 है, यानी कि आप जब निकालिएगा तो हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3, 2:3 कोई है तो आंसर हो जाएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़िए हम लोग 23 देखते हैं। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 44 पाई है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। आपको दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल 144, तो 144 पाई लिख दीजिए। अभी पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, यानी कि r² बराबर बच गया 144/4। 4 से काटिए, 4 × 12, 4 × 6 24, यानी कि r बराबर हो जाएगा √36। तो r का मान कितना हो जाएगा? 6, यानी कि r का मान 6। यही पूछा था, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो 6 होगी। ठीक है, आगे बढ़िए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे सभी लोग, आप लोग जान रहे हैं कि प्रायिकता का यह सवाल है। क्या कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? आप जानते हैं एक सिक्का को उछालते हैं तो चिट या पट आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। आप इसका प्रायिकता जब पूछे तो जानते हैं कि कुल अनुकूल बटा कुल होता है, चित 1 आएगा, इसमें आने की संभावना 2 है, यानी कि 1/2 होगा। अनुकूल 1/2, यानी कि 1/2, ऑप्शन नंबर बी सही है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 1 होती है। जब तक कोई घटना घटेगा नहीं तब तक कोई प्रायिकता होगा नहीं, यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, जब एक पासा को उलटा जब फेंका जाता है तो क्रम में सम संख्या कौन हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। कुल रहता है 6 को संख्या, और आने की संख्या आदि जो अनुकूल होगा वो 3 होगा, यानी कि 3/6 काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 3 दूनी 6, 1/2 कोई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 जो है, यदि x + 2 3x + 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? आपको ऐसा x की जगह पर कोई संख्या रखना है कि समांतर श्रेणी बन जाए, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख करके बना सकते हैं। 1 रखिएगा, अगर 1 रखते हैं तो 1 + 2 हो जाएगा 3, और 1 में गुना करेंगे 3 से तो 3, यानी कि कुछ नहीं बढ़ा। अब यहाँ पर जब 1 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी कि समांतर श्रेणी इसको रखने के बाद नहीं बन रहा है। 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी की 4, यहाँ 3 दूनी की 6, और यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ बढ़ रहा था 2 यहाँ बढ़ जाएगा 3, भी नहीं होगा, यानी कि सी रख करके देखते 3, तो 3 रखेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और यहाँ 3 × 9, और यहाँ होगा 4 × 12 1 13, यानी कि जब इसको रखिएगा तो समांतर श्रेणी बन रहा है। 28 जो क्वेश्चन है, कहता है 6, 8, 10, 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 दिया हुआ, तो x का मान क्या होगा? यानी कि आपको माध्य, आप लोग जानते हैं कि आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का बटा कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग कर देना यहाँ पर, और बटा में कुल संख्या लिखते हैं, कुल संख्या लिखेंगे, यानी कि माध्य बराबर आपके पास दिया हुआ है 10,
सभी संख्याओं का योग यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा है कितना 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा से गुना कर देंगे, बटा 1 करके 10 5 हो जाएगा 50 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 6 8 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, यानी कि x प्लस हो जाएगा 36। अब देखिए आपको निकालना है x का मान, तो 50 माइनस 36 बराबर कर देंगे x, यानी कि हो जाएगा 14 बराबर x बराबर हो जाएगा 14। 14 है कोई आंसर, देख लीजिए 14, हाँ, यानी कि C आपके पास आंसर है, यहाँ ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 14 बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। यानी कि अब 29 सवाल जो है कहता है कि 6 2 6 4 5 0 2 1 3 का बहुलक क्या है। आप लोग जानते हैं बहुलक, बहु मतलब कि बहुत बार जब एक ही संख्या बार बार आए तो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं, किस्मत वाला कहते हैं, बहुलक बहुत बार आने वाला, यानी कि 2 2 जो इसमें ज्यादा बार आया है इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, माध्यिका क्या होगी। माध्यिका आपको ज्ञात करना है इसमें, यानी कि 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका। जब इसको आप सजा करके लिखिएगा, सबसे छोटा संख्या लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8, इसके बाद लिखेंगे 9, इसके बाद लिखेंगे 10, इसके बाद लिखेंगे 11, इसके बाद लिखेंगे 12, इसके बाद लिखेंगे 15। यही संख्या है, इसका माध्यिका ज्ञात करो, मैंने बीच वाला संख्या 3 को इधर और 3 इधर, यानी कि 10 आपके पास ये माध्यिका होगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखें कि हम जो ऑब्जेक्टिव था हम पूरे के पूरे बना दिए, 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव सवाल है। अगला वीडियो में हम लोग 31 से लेकर के 38 तक बनाएंगे जो 2 अंकीय प्रश्न होगा। 4 गो वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो मॉडल सेट 1 है उसका पूरा का पूरा बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद, इसी तरीक़ा से बने रहिए और वैसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है, झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। लगे रहिए तैयारी में, अच्छा से अच्छा नंबर है, इसके लिए हम आपके लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, धन्यवाद।